गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने वैशेषिक दर्शन शुरू किया था और वैशेषिक दर्शन की पदार्थ व्यवस्था का विभाजन देखने के बाद हमने जो पहला पदार्थ था द्रव्य, उसकी चर्चा की थी और उसमें हमने 5 जो भौतिक द्रव्य पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इनकी चर्चा कर ली थी। आज हम जो अभौतिक द्रव्य हैं, बाकी की 4, उनकी चर्चा करेंगे। वो कौन कौन से हैं? दिक्, काल, आत्मा और मन। ये 4 अभौतिक द्रव्य हैं जिन्हें वैशेषिक दर्शन अपने द्रव्य विचार में स्वीकार करता है। वैसे वैशेषिक दर्शन के जो द्रव्य हैं वो 9 द्रव्यों को वैशेषिक स्वीकार करता है। तो अब हम दिक् की बात करते हैं। देखिए, पहली बात तो दिक् और काल को वैशेषिक ने पदार्थ क्यों माना? हर वस्तु, जगत की हर वस्तु इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग, सब दिक् और काल में ही एग्जिस्ट करते हैं। हम या तो किसी जगह पे रहते हैं और किसी समय में रहते हैं। कोई भी वस्तु के साथ भी यही बात लागू होती है। इसलिए दिक् और काल बहुत महत्वपूर्ण 2 द्रव्य हैं जिन्हें स्वीकार वैशेषिक दर्शन ने इसीलिए किया क्योंकि भौतिक वस्तुओं का अस्तित्व दिक् और काल में होता है। दिक् का मतलब क्या होता है? दिक् का मतलब बहुत सरल भाषा में कहें तो स्थान, जगह। और इसका पता कैसे चलता है हमको? दिक् का पता चलता है अनुमान से। अगर दिक् ना हो, मतलब स्थान ना हो, तो विभिन्न वस्तुएं एक दूसरे में समाहित हो जाएंगी। उन्हें जगह चाहिए रहने के लिए, भले वो दूर रहे या निकट रहे, लेकिन अगर दिक् नहीं होगा तो वस्तुएं एक दूसरे में समाहित हो जाएंगी। दिक् के उदाहरण, वैसे तो आप दिक् को विभाजित नहीं कर सकते, लेकिन व्यवहारिक दृष्टिकोण से हम दिक् को विभाजित करते हैं। व्यवहारिक दृष्टिकोण से हम दिक् को विभाजित कैसे करते हैं कि जैसे निकट, दूर, यहाँ, वहाँ, और वो एक पर्टिकुलर किसी भी जगह का नाम ले सकते हैं, अजमेर, जयपुर। ये सब क्या है? ये दिक् के उदाहरण हैं जो विभिन्न स्थानों में हम विभाजन कर देते हैं क्योंकि ये हमारी डेली लाइफ में काम आता है, तो वो दिक् का उदाहरण हो जाता है। ठीक है। ऐसे ही काल होता है। काल की आवश्यकता क्यों पड़ी? जैसे मैंने कहा, भौतिक वस्तुएं काल में एग्जिस्ट करती हैं। वस्तुओं में जो परिवर्तन होता है, जो गति होती है, उसको दिखाने के लिए भी आपको काल की ज़रूरत पड़ती है। काल जैसे भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल, पहले, बाद में, घंटा, मिनट, साल, दशक, सहस्त्राब्दी, शताब्दी, ये सब क्या है? ये काल के व्यवहारिक उदाहरण हैं। काल को भी विभाजित नहीं किया जा सकता। काल का पता भी अनुमान से ही चलता है। तो ये हमने दिक् और काल 2 द्रव्यों को समझा। अब हम आत्मा की बात करते हैं। तो आत्मा के जैसे विचार न्याय दर्शन के हैं, उसी तरीके के आत्मा के विचार वैशेषिक दर्शन भी स्वीकार करता है। दोनों में वो ज़्यादा भेद नहीं है। जैसे वहाँ पर ये कहा गया था कि 2 तरीके की आत्माएं मानी थी, एक जीवात्मा थी, एक परमात्मा थी। जीवात्माएं अनेक होती हैं, हर व्यक्ति की अपनी आत्मा होती है। और आत्मा की सत्ता क्यों स्वीकार की है? देखिए, हर गुण का एक आधार माना है। जैसे गंध एक गुण है, इसका आधार पृथ्वी को माना। इसी तरीके से रूप और रंग एक गुण है, इसका आधार चक्षु इंद्रिय को माना। इसी तरह ये मानते हैं कि चेतना जो होती है, ज्ञान जो होता है, ये भी एक गुण है, तो इनका भी कोई आधार होना चाहिए। इनका आधार पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश नहीं है, दिक्, काल नहीं है। तो फिर मन की चर्चा हम आगे करेंगे। मन चैतन्य का आधार नहीं है, चैतन्य का आधार आत्मा है। इसीलिए चैतन्य एक गुण है, उसके आधार के रूप में इन्होंने किसको स्वीकार किया है? आत्मा को स्वीकार किया है। ठीक है। इसके अलावा आत्मा की सत्ता को सिद्ध करने के लिए वैशेषिक कई युक्तियाँ देता है। एक तो यही कि हर गुण का कोई आधार होता है, तो चैतन्य का आधार आत्मा होगी। इसके अलावा ये कहता है कि जितनी भी हम कोई वस्तु देखते हैं जगत में, तो उसको उपयोग करने वाला कोई उपयोगकर्ता होता है। मान लीजिए हम घड़ा काम में लेते हैं, हम टेबल कुर्सी काम में लेते हैं। हमारी इंद्रियां भी इसी तरीके से कुछ है जिन्हें कौन प्रयोग में लेता है? तो वो कहता है इंद्रियों को प्रयोग में लेता है आत्मा। ठीक
इसके अलावा वो कहते हैं कि नवजात शिशु का उदाहरण देकर भी उन्होंने कहा कि जो नवजात शिशु होता है वो हंसता है, रोता है बहुत ही शुरू के महीनों में, जब उसको बाहर की चीज़ें समझ नहीं आती तो वो कहते हैं कि पूर्व जन्म की स्मृतियाँ उसकी होती हैं और पूर्व जन्म शरीर का होता नहीं है, आत्मा का होता है वैशेषिक दर्शन के अनुसार। तो एक ये भी युक्ति वो देते हैं आत्मा को स्वीकार करने के लिए। बाकी आगे हम मोक्ष जब पढ़ेंगे वैशेषिक का तब हम जानेंगे कि मोक्ष की जब वो बात करते हैं तो आत्मा की किस चीज़ की जो चैतन्य है वो आगंतुक गुण है कि वो अनिवार्य गुण है। तो यहाँ पर मैं फिर कहूँगी कि वैशेषिक दर्शन जैसा न्याय का है कि चेतना आत्मा का आगंतुक गुण है एक किन्हीं खास परिस्थितियों में, वो खास परिस्थितियाँ वही जब आत्मा मन इंद्रियों के माध्यम से किसी विषय से संपर्क करती है तब उसमें चेतना का उदय होता है। इसके अलावा उसमें चेतना नहीं रहती, लेकिन चेतना रहती आत्मा में ही, ज्ञान भी आत्मा को ही होता है। तो ये इसका आत्मा संबंधी विचार हो गया। अब अगर हम इसके मन संबंधी विचार की बात करें तो देखिए मन को वैशेषिक दर्शन अणुरूप स्वीकार करता है। एक बात और कहता है कि मन जो होता है वो निर्वयव होता है, इसमें अवयव नहीं होते। तो इससे क्लियर है जिसमें अवयव नहीं होंगे उसका ना निर्माण होगा, उसका ना विनाश होगा। निर्माण और विनाश का मतलब ही होता है अवयवों का जुड़ जाना या अवयवों का पृथक हो जाना। इसके अलावा विनाश का और निर्माण का कोई अर्थ नहीं है। तो मन इस तरीके से एक ही अणु है, दूसरा कोई अणु से जुड़ा ही नहीं है। तो क्लियर होता है कि ना वो किसी के साथ जुड़ता है, मतलब आपस में जुड़ने से मन नहीं बनता। तो मन निर्वयव है, एक अणु है। इसके अलावा एक आंतरिक इंद्रिय है। जिस तरह हमें बाह्य जगत रूप रस गंध स्पर्श इन सब का बाह्य इंद्रियों से ज्ञान होता है, हमारी ज्ञान इंद्रियों से ज्ञान होता है, ऐसे ही हमारी कुछ आंतरिक अनुभूतियाँ भी होती हैं, जैसे सुख है, दुख है, ईर्ष्या है, क्रोध है। इन सब का पता हमको किसी आंतरिक इंद्रिय से चलता है। वो आंतरिक इंद्रिय वैशेषिक के अनुसार मन है। मन का पता भी अनुमान से ही चलता है। वो कहते हैं और एक बार में मन एक ही इंद्रिय से जुड़ता है, इसलिए भी वो अवयवहीन है। जैसे कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ देख रहे होते हैं लेकिन कोई व्यक्ति हमसे पूछता है उस देखने के बारे में तो हम नहीं बता पाते, क्यों फिर हम कहते हैं कि हमारा ध्यान नहीं था। दरअसल ध्यान का मतलब ये है कि हम देख तो रहे हैं लेकिन हमारा मन उस इंद्रिय के साथ उस समय संयुक्त नहीं है। क्योंकि मन संयुक्त नहीं है इसलिए हमें उसका पता नहीं चलेगा। जब मन किसी इंद्रिय के साथ जुड़ता है तभी आपको उस विषय का और उस विषय में जो गुण है जो जिस किसी पर्टिकुलर इंद्रिय के हैं तभी हमें उसका पता चलता है। इसके अलावा हमको उसका पता नहीं चलता। ये क्लियर हो गया। तो मन का इंद्रिय के साथ जुड़ना ज़रूरी है, तभी हमें बाह्य ज्ञानेंद्रियों से जो ज्ञान होता है और आंतरिक इंद्रियों से जो ज्ञान होता है उसका पता चलता है। और मन चूँकि अवयवहीन है इसलिए एक साथ वो एक से ज़्यादा इंद्रिय से नहीं जुड़ सकता। एक से ज़्यादा इंद्रिय से जुड़ेंगे तो आप सही ज्ञान एक इंद्रिय का भी प्राप्त नहीं कर सकते। क्लियर? तो ये हमने मन को जाना। अब जब हमने वैशेषिक दर्शन का द्रव्य विचार समझ लिया तो अब हमारे सामने ये प्रश्न उठता है कि क्या हम इसकी जो द्रव्य की व्यवस्था है, जो द्रव्य हैं 9 द्रव्य हैं, क्या हम इसको इस विभाजन को या इसकी द्रव्य व्यवस्था को भौतिकवादी कह दें? तो हम इसको इस तरह भौतिकवादी नहीं कह सकते जैसे डेमोक्रेटिस के परमाणु विचार को कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये आत्मा की सत्ता को स्वीकार करता है। ठीक है, तो क्या हम इसको अध्यात्मवादी कहते हैं? तो हम इसको अध्यात्मवादी भी नहीं कह सकते क्योंकि ये 5 भौतिक द्रव्यों की सत्ता स्वीकार करता है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। तो फिर हम ये कहें कि वैशेषिक के द्रव्य व्यवस्था को हम नाम कहते हैं। वैशेषिक की द्रव्य व्यवस्था को वस्तुवादी द्रव्य व्यवस्था नाम दिया जाता है। तो वस्तुवादी द्रव्य व्यवस्था का क्या मतलब होता है? देखिए, वस्तुवाद वो सिद्धांत कहलाता है जो ये मानता है कि जगत की वस्तुएं या ज्ञेय विषय ज्ञाता से मतलब जानने वाले से स्वतंत्र होते हैं। हम चाहे उन्हें जानें या न जानें, उनका अस्तित्व होता है। ये वस्तुवादी व्यवस्था है। तो ये जो द्रव्य है 9, हम इन्हें जाने या न जाने वो चीज़ें अस्तित्व में रहेगी। जैसे ये क्लास है, आज मैं इस ब्लैक बोर्ड को काम में ले रही हूँ, रात में मैं इसे काम में नहीं लेती तो भी इसका अस्तित्व है। और चलिए, ये तो एक छोटा एग्जाम्पल है। कभी 2 हमने देखे हमारे उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव, आर्कटिक और अंटार्कटिक 2 ध्रुव हैं। जब तक दुनिया उन्हें नहीं जानती थी तब भी उनका अस्तित्व था, दुनिया ने उन्हें जान लिया तो भी उनका अस्तित्व है।
तो कहने का तात्पर्य ये है कि जब वस्तुओं को हम जाने या न जाने, उनका स्वतंत्र अस्तित्व रहता है। ये वस्तुवाद का सिद्धांत कहलाता है। और वैशेषिक दर्शन की जो द्रव्य व्यवस्था है वो वस्तुवादी द्रव्य व्यवस्था है। तो ये क्लियर हमको हो गया। तो आज हमने इस क्लास में वैशेषिक दर्शन की द्रव्य व्यवस्था, उसके जो 9 द्रव्य हैं उनको पढ़ लिया। कल की क्लास में हम वैशेषिक दर्शन के दूसरे द्रव्य गुण की चर्चा करें। थैंक यू।